नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यूँ तो देश और दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये है कि दिल्ली कौन जीतने जा रहा है। केजरीवाल को कितनी सीटें मिलने जा रही, बीजेपी को इस बार कितनी सीटें मिलेंगी। और सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या कहीं तीसरी बार तो मोदी और शाह नाक के नीचे केजरीवाल से हारने तो नहीं जा रहे। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, खासकर जो बीजेपी की तरफ से, उनका ये कहना है कि मोदी जी इस बार बिग सरप्राइज देने जा रहे हैं दिल्ली में। जिस तरह का सरप्राइज उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र में दिया। अब सवाल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को लेकर भी पूछे जा रहे हैं कि भाई कांग्रेस क्या करने जा रही है इस बार। क्या कांग्रेस पिछले बार की तुलना में इस बार थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन करेगी, थोड़ा सा बेहतर इंप्रूव करेगी? और अगर कांग्रेस इंप्रूव कर रही है, बेहतर कर रही है, वोट थोड़े ज्यादा मिल रहे हैं, तो फिर वोट कट किसका रहा है? क्या आम आदमी पार्टी का वोट काट रही है कांग्रेस, या फिर बीजेपी का वोट काट रही है? उसका इंपैक्ट नतीजों पर क्या होगा? अब ये सारे सवाल इसलिए ज़रूरी हैं दोस्तों, क्योंकि इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूं कि देश के जितने बड़े चैनल हैं, न्यूज़ चैनल, या देश के जितने बड़े अखबार हैं, हिंदी के, अंग्रेजी के, जो दिल्ली से छपते हैं, किसी में भी कोई ओपिनियन पोल नहीं दिखाया जा रहा है। आगे बात करूंगा क्यों नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन ये नहीं पता लग पा रहा चैनल के ज़रिए कि वाकई हवा किधर चल रही है। आज इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा एक्सपर्ट के साथ, और बाकी एक्सपर्ट्स हैं जो दिल्ली को समझते हैं कई दशकों से, उनको मैंने बुलाया। मैं कोशिश करूंगा ये बताने की कि दिल्ली में आज की तारीख में आगे कौन चल रहा है। ध्यान से देखिएगा सारा वीडियो। अब एक बात तो बहुत साफ है कि दिल्ली का जो चुनाव है, जो बहुत डिसाइसिव है, डू और डाई बैटल भी है बहुतों के लिए, ये चुनाव केजरीवाल के इर्द गिर्द, यानी जो सेंटर स्टेज पर अगर कोई है, जो फैक्टर है, वो केजरीवाल है। केजरीवाल जीतेंगे हारेंगे ये एक सवाल हो सकता है, लेकिन चुनाव चारों तरफ से केजरीवाल के इर्द गिर्द है। सेंटर स्टेज पर केजरीवाल है, और केजरीवाल जीतेंगे, और जीतेंगे तो कितनी सीटों तक पहुंचेंगे, सीटें बढ़ेंगी पिछली बार की तुलना में या घटेंगी। अब ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, दो क्वेश्चंस पर निर्भर हैं। पहला सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी, मोदी और शाह इस बार दिल्ली को हरियाणा की तर्ज पर लड़ने जा रहे हैं? यानी जो हरियाणा का मॉडल था, जिसको महाराष्ट्र में रिपीट किया गया, क्या उस हरियाणा मॉडल पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है? और अगर मैं शुरू में कहूं कि हरियाणा मॉडल का मतलब क्या है, तो ऑल आउट एफर्ट्स, सब कुछ, सारी हदों को लांघना, वो चाहे धन हो, बल हो, या फिर चुनावी तिगड़में हो। जो चुनावी तिगड़में आप सुनते आए, चुनाव में तिगड़म की जाती है। तो क्या हरियाणा मॉडल पर मोदी शाह लड़ रहे हैं? बड़ा फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर है कि दिल्ली में जो दलित और मुस्लिम है, बहुत डिसाइसिव चंक है। दलित तकरीबन आप कह सकते हैं 16-17% है, 16-17%, एग्जैक्टली बताऊं तो 16.75%। और अगर आप मुस्लिम कहें तो मुस्लिम भी एक साइजेबल चंक में है, तकरीबन 12-13%। तो ये जो 29% का ये जो एक चंक है दलित और मुस्लिम का, इस चंक में, इस वोट शेयर में कांग्रेस कितनी सेंध लगाने जा रही है, कितनी सेंध दलित और मुस्लिम पे, एक बड़ा चंक है। तो सवाल है कि जो मुस्लिम वोट है तकरीबन, जो मैंने आपसे कहा 12.86%, और जो दलित वोट है 16.75%, कुल मिलाकर 29.61% है, 30% के आसपास मान लीजिए। ये जो 30% चंक है, ये जो वोट शेयर है, क्या कांग्रेस इसमें से 7-8% वोट चुरा सकती है, ले जा सकती है इस बार? और क्या कांग्रेस का जो वोट शेयर था पिछली बार 4.26, इससे बढ़कर 9-10% हो सकता है? गौर से समझने की कोशिश करिए। क्या कांग्रेस 4.5% से 9%, 10% पर आ सकती है? क्योंकि कुछ चुनाव पहले कांग्रेस की तूती बोल रही थी दिल्ली में, कांग्रेस का नेटवर्क दिल्ली में। कांग्रेस ने इस बार एमसीडी के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। कांग्रेस क्या 4.5 के ऊपर जा रही है? और अगर जा रही है तो फिर कितनी सीटों पर डेंट लग सकती है अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को? मिसाल के तौर पर 7-8 सीटें जो हैं दिल्ली की,
वहाँ पर आप कह सकते हैं मुस्लिम डोमिनेटेड है, जैसे सीलमपुर की सीट है या फिर मुस्तफ़ाबाद है, चांदनी चौक है, बल्ली मरान है, उसके बाद मटिया महल, ऐसे कई सीटें हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड है। अब ये जो सीट्स हैं, क्या इन सीटों पर कांग्रेस अच्छा करेगी? क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहीं पर फोकस कर रहे हैं। और अगर आप दलितों की बात करें, जहां पर दलित डोमिनेट कर रहे हैं और जहां स्लम एरिया भी है, वो जो सीटें हैं तकरीबन 12 सीटें, और इन 12 सीटों में सीधे सीधे जो अंबेडकर को लेकर राहुल गांधी निकले हैं, जो उन्होंने शोर मचाया है, जिस तरह से संविधान को लेकर, किताब को लेकर राहुल गांधी बढ़ रहे हैं और वहां पर फोकस कर रहे हैं, थ्रस्ट एरिया उनका पहली बार। और कांग्रेस के कई मुख्यमंत्री, चाहे वो कर्नाटक के हों या फिर तेलंगाना के हों या हिमाचल के हों, फोकस कर रहे हैं यहाँ पर इन एरियाज़ में, दलित एरियाज़ में, जिसमें बवाना की सीट है, मंगोलपुरी है, पटेल नगर है, करोल बाग है, तमाम लंबी सूची है 12 सीटों की। तो कुल मिलाकर 7-8 मुस्लिम सीट्स, 12-13 स्लम डोमिनेटेड, दलित डोमिनेटेड सीट्स। क्या इन सीटों पर कांग्रेस कहीं ना कहीं सेंध लगा सकती? और अगर ये सेंध लग रही है तो फिर इसका इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है? बिग क्वेश्चन। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो यही है कि दिल्ली में आगे कौन चल रहा है? क्या केजरीवाल वाकई आगे निकल रहे हैं, उनकी झाड़ू चल रही है, या फिर मोदी और शाह खेल करने जा रहे हैं, और फिर राहुल, प्रियंका, कांग्रेस का जो एक इमरजेंस हो रहा है उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? और अगर कांग्रेस 50 सीटों से बढ़ के 100 तक पहुंच सकती है पार्लियामेंट में, तो दिल्ली में 4.5% से 9% क्यों नहीं पहुंच सकती? तो ये एक बड़ा सवाल है। आज मैंने 3 खास लोगों को इनवाइट किया है जो दिल्ली को समझते हैं, रग से वाकिफ़ है और थोड़ा न्यूट्रल है, इधर उधर की बात नहीं, इलेक्शन में न्यूट्रल बात होनी चाहिए। रविंदर शिवरान, एक ऐसे पत्रकार जो दिल्ली की 70 सीटों को हथेली की तरह जानते हैं, उनको मैंने बुलाया, मैंने आइए आप समय निकालिए आज। सतीश के सिंह 1986 से छात्र राजनीति से लेके जब वो जी न्यूज़ के हेड बने और तमाम चैनल्स के हेड बने और आज तक सक्रिय हैं, दिल्ली को बहुत अच्छा समझते हैं, खुलकर बोलते हैं। उनकी बातों से आपको नहीं लगेगा कि किसके साथ हैं, आपके, कांग्रेस के, बीजेपी, खुलकर बोलते हैं, धारदार। उनको बुलाया मैंने। और उमाकांत जी तो 1988 से ही दिल्ली देख रहे हैं, कोई ऐसा चुनाव नहीं 1988 से अब तक, एक लंबा वक्त है जो उन्होंने चुनाव छोड़ा, उनको भी मैंने बुलाया। उन सबसे सीधे सवाल करूंगा, पूछूंगा, सारी चीज़ें पूछूंगा जो आपके जहन में, भाई कितनी सीट ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं, कहाँ तक पहुँचेंगे, 45 तक रुक जाएंगे केजरीवाल या उसके ऊपर जा रहे हैं, बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, मोदी जी अगर चुनाव हार गए तो क्या होगा, बहुत से ऐसे सवाल हैं। ध्यान से देखिए, इस खेल को समझिए, क्योंकि दिल्ली अगर मोदी के हाथ से गया तो हरियाणा और महाराष्ट्र में जो मोमेंटम हासिल किया था, जो उन्होंने एक तरह का एक फिजा बनाई थी, हवा बनाई थी, वो जो गुब्बारा बड़ा हो गया था एक बार फिर से जीत का, उस पर पिन मार सकते हैं केजरीवाल। और फिर देश की राजनीति में क्या होगा, इस एनालिसिस को सुनिए। मेरा पहला सवाल रविंदर शिवरान जी से होगा। रविंदर जी, कोई ओपिनियन पोल अब तक नहीं आया, चाहे वो इंडिया टीवी हो, आज तक हो, न्यूज़ 24 हो, या फिर अखबार हो, दैनिक जागरण, अमर उजाला, कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसलिए मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जमीनी हकीकत दिल्ली की क्या है? हिंदुस्तान जानना चाहता है। मोदी जी आगे हैं, अमित शाह आगे चल रहे हैं, बीजेपी आगे चल रही है, फाइट दे रही है, या केजरीवाल चौथी बार जीतने जा रहे हैं, या कांग्रेस कुछ रेसिस्ट करेगी इस बार? बिल्कुल ठीक बात है, अभी ओपिनियन पोल्स नहीं आए हैं, और ओपिनियन पोल्स अगर नहीं आए हैं तो इसका मतलब ये एक क्लियर होता है आज के, कम से कम पिछले 10 साल से, तो बीजेपी की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं वीक है। अगर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही होती तो अभी तक ओपिनियन पोल्स की भरमार लग जाती, और माहौल बनाने के लिए ये हमेशा इस टूल को उपयोग भी करते हैं। दिल्ली में जहां तक जमीनी हकीकत की अभी हम लोग जो देख रहे हैं, उसमें केजरीवाल एजेंडा सेट कर रहे हैं, केजरीवाल के इर्द गिर्द पूरा चुनाव घूम रहा है। जिस तरीके से वो रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसके बाद बीजेपी, कांग्रेस उसके पीछे पीछे उसका जवाब देते हुए घूम रही है, तो वो केजरीवाल कहीं ना कहीं साफ तौर पर लीड करते हुए दिख रहे हैं। केजरीवाल ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली है पिछली बार के मुकाबले में। छोटी छोटी टोलियों में वो जाते हैं, प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उसका सीधा इंपैक्ट वो जनता के बीच करने की कोशिश कर रहे हैं। और केजरीवाल लोगों को ये बात समझाने में भी कहीं ना कहीं कामयाब होते दिख रहे हैं दीपक जी, कि अगर वो चले गए, अगर उनकी पार्टी चुनाव हार गई, तो जो गरीब तबका है, जो उनका सबसे बड़ा वोटर है, और वो वोटर झुग्गी झोपड़ी में ये मान के चले कि
70% वोटर उनके साथ, 70% वोटर गुरबे इलाके में। अगर वो चले गए तो उनका महीने का कम से कम 1500 रुपए का जो है वो खर्चा बढ़ जाएगा। बिजली पानी इमीडिएटली उनका फ्री होना बंद हो जाएगा, और जो महिलाएं जो जाती हैं बसों में वो नुकसान होगा। तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखेंगे तो इसलिए केजरीवाल को इसका बेनिफिट सीधे तौर पर होता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात, चेहरा, केजरीवाल का चेहरा है जिसपे लोग या तो केजरीवाल के पक्ष में है या फिर केजरीवाल के विरोध में। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं होना, ये उनके लिए एक बड़ा नुकसान बन रहा है। आज जब वो बात करते हैं कि केजरीवाल के खिलाफ होगा कौन, किससे आप लोग लड़ोगे, तो वो व्यक्ति उनके पास है नहीं। और क्योंकि प्रधानमंत्री दो बार यहां से चुनाव हार गए, केजरीवाल के सामने 2 बार लड़े और बुरी तरीके से दोनों बार हारे। इतनी बुरी तरीके से प्रधानमंत्री कहीं नहीं हारे हैं। कहीं नहीं का मतलब, जहां पर केरला में उनका 1 सीट आती है वहां पे भी वोटिंग परसेंटेज कुछ बढ़ जाता है, लेकिन यहां पर सीटें 3 आई, वोट परसेंट बढ़ा, लेकिन सीटें 3 आई हैं, लेकिन इतनी बुरी तरह दिल्ली के बीचों बीच जो उनकी हार हुई है, ये वाकई उनके लिए बहुत चिंता की बात है। और वही होता हुआ, जितने भी ओपिनियन पोल्स तो नहीं आए, लेकिन जितने पोलस्टर से बात कर रहे हैं, जो लोग ये ओपिनियन पोल्स कंडक्ट करते हैं, कहना उनका भी यही है कि बहुत हो गया तो केजरीवाल का वोट 4-5% घट जाएगा। अगर 4-5% घट गया तो भी आप समझ लिए 48-49% के आसपास केजरीवाल को वोट मिलेगा। और इतना वोट परसेंटेज अगर केजरीवाल लेते हैं तो 50 सीट के आसपास केजरीवाल को मिलने की संभावना है। तो इसलिए क्लियर इलेक्शन कांग्रेस, आपको लग रहा है कांग्रेस की स्ट्रेटजी क्या है? कांग्रेस 4.26% पर थी, मतलब मान लीजिए 4.5% वोट है, क्या 4.5 से 9% की तरफ, 9% को मैं बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं बोल रहा हूं ट्रायंगुलर फाइट में, क्या 9% तक या 10% को टच कर सकती है? क्योंकि यहां पर मेरा सवाल है कि अगर कांग्रेस 9 और 10% टच करती है तो कहीं ना कहीं एक फॉर्मिडेबल डेंट मार सकती है आम आदमी पार्टी, खासकर जो दलित और मुस्लिम इलाके हैं। दीपक जी, 4.5% वोट से 9% का मतलब है बिल्कुल डबल हो जाना। और इतना ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने, ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है कि कुछ कर दिया होगा। ऐसा कांग्रेस ने क्या कर दिया कि एकदम उसका वोटर इतना ज्यादा डबल हो जाएगा? और ऐसा केजरीवाल से लोगों को क्या विरोध हो गया? क्योंकि ये जो वोट है हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं, ये मोदी विरोध का वोट है या बीजेपी के मुखालफत का वोट है। तो उस वोट में कांग्रेस पार्टी ने इतना ज्यादा लोगों के बीच में क्या भरोसा कायम कर दिया है कि लोग उस तरफ चले जाएंगे। कांग्रेस का जो पूरा प्लैंक है इस वोट का, वो यही है कि किसी तरीके से उनका टारगेट ही 10-12 वोट परसेंट का है। अगर 12% सीट्स का तो वो टारगेट कर ही रहे, और अगर सीट भी कोई भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो वो कांग्रेस की वजह से नहीं जीतने वाली है। कैंडिडेट अपने में कोई स्ट्रॉन्ग होगा, अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है तो वो जीतने की संभावना है। और 15-20 हजार वोट तो देखिए कांग्रेस पार्टी के पिछले चुनाव में भी आए हैं, कई कैंडिडेट्स ने लिए हैं, इस बार भी लेने की संभावना है। वो इलाके वही हैं, वो इलाके वही हैं दीपक जी, जिन इलाकों में आम आदमी पार्टी मजबूत है। आज थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है हम लोगों को दिख रहा हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि चुनाव आते आते जो मोदी के विरोध का वोट है, खासतौर पर मुस्लिम और दलित का, वो एक बार फिर से केजरीवाल के पक्ष में ही कंसोलिडेट होगा। क्योंकि ये तो सबको पता है कि बीजेपी को केवल केजरीवाल ही है दिल्ली में हरा सकते। जी ओके, सतीश के सिंह साहब, जी न्यूज के दिनों से और अब तक आपने शायद ही कोई चुनाव हो दिल्ली का जिसको आपकी वो नजरों ने उसको कहीं ना कहीं इग्नोर किया। आपको क्या लग रहा है कि केजरीवाल की जीत स्पष्ट है, या मोदी और अमित शाह जो पिछले 2-2.5 साल से चुनाव की तैयारी कर रहे थे, जब से केजरीवाल की जेल में जाने की स्क्रिप्ट लिखी गई है, बीजेपी तब से चुनाव लड़ रही है, क्या आपको लगता है अभी भी केजरीवाल के लिए एक बैरियर है मोदी और शाह और बीजेपी का पूरा ताना बाना तंत्र मंत्र? मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली ना वेव में वोट करती, वेव में। अगर 28 सीट भी जब आप 28 सीट भी आई थी जिस वक्त आई थी इनको, केजरीवाल जी को पहले चुनाव में, उसको भी उनके नए संगठन के हिसाब से देखा जाए तो वो एक वेव वोट था। और उसके बाद तो 2 वेव और उन्होंने कर दिए, 2 या 3 पता नहीं क्या कर जी। तो ये एक बात है। दूसरी बात जो मैं दिल्ली में मैंने बहुत नजदीक से देखा है कि कौन किसके साथ मिल जाएगा, मिला होता है, क्या करेगा, ये पता नहीं लगता। आपको मैं बता रहा हूँ, दिल्ली के बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता मेरे सामने मंच पे भाषण दे रहे हैं और नीचे उतर के हमसे बोला उन्होंने, दूसरे की छोड़ दीजिए, पूरा मामला चौपट है, हम तो अपनी हाजिरी बजा रहे हैं, है ना।
तो यहाँ कह नहीं सकते। एक कांग्रेसी नेता ही जहां मैं बैठा हूं, उससे पहले कुछ दिन पहले यहाँ आए थे, उन्होंने ये कहा, चौंकाने वाली बात, कि यहाँ हमारे इलाके में तो कांग्रेसी लोग जो है बीजेपी को वोट दे रहे हैं। ये 4-5 दिन पहले की बात है। तो यहाँ बड़ा वेव भी होता है और यहाँ कौन किससे मिला होता है ये पता नहीं रहता। अब दूसरी बात पे आ जाइए जी। वो सेवरन साहब ठीक कह रहे हैं कि केजरीवाल ही फैक्टर है फॉर या अगेंस्ट। ये बात सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की मेरे ख्याल से अब तक एक रैली हुई है और शायद राहुल जी की भी एक रैली। तो जिसको आप हटाना चाहते हो, दोनों पार्टियों के लिए बोल रहा हूं, वो आप जिस तरह से अंधड़ जैसा चुनाव प्रचार महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री कर रहे थे या राहुल गांधी लोकसभा के दौरान कर रहे थे, वो तो हमें दिखा नहीं। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस बार ये लड़ रही है, वो भी एक फैक्टर है, वो भी यहाँ रोड शो भी होगा राहुल गांधी का। जी होगा होगा होगा। और केजरीवाल के 50, 60, 70 हो चुके हैं, जो भी है मीटिंग वगैरह टोली पोली में सब हो चुके हैं। मुद्दा यही है कि केजरीवाल की साख कितनी दिल्ली में बरकरार। मुद्दा यह है सबसे इंपॉर्टेंट, साख केजरीवाल की साख। ये बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने, कहा कि मुद्दा सबसे बड़ा यह इशू है कि केजरीवाल क्या वो केजरीवाल हैं जो 2013, 15 और 20 में थे? क्या केजरीवाल की जो इंटीग्रिटी है, उनकी जो साख है, जो इमेज है, वो वैसे ही है? ये वो कह रहे हैं, शायद यही कह रहे हैं आप। हम यही कह रहे हैं, और इसी में ये भी है कि भाई जो लोगों को बुनियादी सुविधाएं, जिसको प्रधानमंत्री जी ने रेवड़ी कहा, वो लोगों के बीच में वो साख क्या उसी तरह से है या फिर हिली है? मैं जरा लखेड़ा साहब के पास आ रहा हूँ। लखेड़ा साहब, आप राष्ट्रीय राजनीति को कवर करते हैं, इसलिए एक सवाल मेरा थोड़ा राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा है। आप क्योंकि लगातार सबके संपर्क में, ऐसी कोई सीट नहीं जहां से आपको फीडबैक नहीं आ रहा, तो आपका अगर मैं निचोड़ पूछूं, आपको क्या लगता है कि केजरीवाल इस युद्ध को चौथी बार जीतने जा रहे हैं मोदी और अमित शाह के नाक के नीचे? ये मैं पूछ रहा हूं। देखिए, दो फैक्टर काम कर रहे हैं इसमें। एक फैक्टर तो एक मोदी के खिलाफ 11 साल की सत्ता का एंटी इनकम्बेंसी है, उसका बीजेपी वालों के पास कोई जवाब नहीं है। आपने अर्थव्यवस्था की हालत खराब, दिल्ली में देखिए, दिल्ली में जो मतदाता वोटर है वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी सोचता है ना, वो अपने रोजी रोटी के बारे में तो सोच ही रहा है कि 2500 रुपए मिल जाएंगे, 2100 रुपए मिल जाएंगे। उसके अलावा वो राष्ट्रीय परिदृश्य पर भी सोच रहा है कि मोदी जी की जो 11 साल की जो सफलता है। और एक बात बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब मोदी की आंधी चल रही थी पूरे देश में और सारे हम लोगों के और तमाम लोगों के जो आकलन थे सारे फेल हो गए, मोदी जी ने चढ़ाई की 303 और उसके बाद तो उस पूरे 303 देश में जीतने के बाद, दिल्ली की 7 सीटें जीतने के बाद भी वो दिल्ली की असेंबली में लाले पड़ गए, उनको डबल डिजिट पहुंचने में भी डबल डिजिट भी नहीं पहुंच पाए। तो इसका मतलब यह है कि मोदी का जो गवर्नेंस सिस्टम है, दिल्ली मॉड्यूल जिसको कहते हैं, यही मोदी, मैंने मदन लाल खुराना की रैलियां बोर्ड क्लब पे देखी है, विजय कुमार मल्होत्रा, केदारनाथ साहनी, ये धरने पे बैठते थे, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाओ। आप ये बताइए, पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाओ और यहां से कैंची चला रहे हैं आप एलजी के थ्रू, आप पूरे अधिकार, आपने पार्लियामेंट से कानून पास करा के सारे अधिकार कंट्रोल कर लिए। तो क्या दिल्ली की जनता देख नहीं रही है? आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को चलने नहीं देते, वो चाहे उसकी नीतियां को हम पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, उसको आप चलने नहीं देते हैं, उसको आप एलजी के थ्रू रोज सुबह सुबह डंडा करवाते हैं। मोदी का जो पूरा ऑरा है, जो उन्होंने खड़ा किया है हरियाणा से और महाराष्ट्र से, वो ध्वस्त हो जाएगा, उसकी पूरी पॉलिटिक्स ध्वस्त हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के पास तो खोने को कुछ नहीं है। 4.5 से 9.5% आ जाएंगे, 11% आ जाएंगे, सीट जुमा 4 मिल जाएंगी, 0 से 4, 3, 2 जो भी मिले। तो कांग्रेस इंप्रूव करेगी, अपना वोट बैंक 100% इंप्रूव करेगी, उसको सफलता मिलने वाली नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि मोदी जी की जो नीतियां हैं, वो गवर्नेंस सिस्टम दिल्ली में क्यों फेल हो गया? पूरी आप टिकट बांटने के लिए आप पूरी पार्टी, पूरा तामझाम टिकट बांटने के लिए आ जाते हैं। पिछले 15 दिन में टिकट लिस्ट जारी हो रही है। अरे भाई, आपने दिल्ली में, जो मेरी बीजेपी के वर्कर से बात हुई, जैसा आप कह रहे हैं, बीजेपी के वर्करों से बात हुई, पुराने वर्कर जो कई लोग हमें 20-20 साल से जानते थे, प्रेस नोट लेके आते थे छपवाने के लिए, तो वो कह रहे हैं कि साहब ऐसा है कि हमको तो 5 साल बाद पहले मुलाकात की थी, अब 5 साल बाद फिर बुलाया। क्या आप किसी वर्कर को आपने तो एलजी बिठा दिया
और एलजी के थ्रू पूरा आप कंट्रोल कर रहे हैं, और वर्कर जो है एलजी से अपॉइंटमेंट लेता है मिलने के लिए, छोटे मोटे काम कराने के लिए। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी, जहां आपके संगठन के तमाम लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, और अगर दिल्ली में आप इमरजेंस नहीं कर पा रहे हैं और विश्व गुरु बनने की आप कोशिश कर रहे हैं, आपके नीचे आपकी पार्टी कलप्स कर रही है, आप उसको समझ नहीं पा रहे, वोटर का मिजाज नहीं समझ पा रहे, पूरी पार्टी का कहीं संगठन है नहीं। कभी आप पूर्वांचल की तरफ जाते हैं, कभी आप कहते हैं दिल्ली का पंजाबी वोट बैंक और बनिया वोट बैंक दोबारा आप हमने कंट्रोल करना है। तो ये सारे सवाल है, इसको एक उस दृष्टि से देखना चाहिए। जी लखेड़ा साहब का ये कहना है कि जो नरेंद्र मोदी ने जो एक हरियाणा जीतने के बाद, हरियाणा में अप्रत्याशित जीत हासिल करी, उसके बाद महाराष्ट्र में एक बहुत चौंकाने वाली जीत उनको मिली अगेंस्ट उद्धव ठाकरे एंड शरद पवार। उस दोनों जीत से, हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत से, मोदी ने जो मोमेंटम खड़ा किया, उन्होंने एक कमबैक किया फिर से, वो कमबैक को केजरीवाल इस बार यहां तोड़ सकते, वो मोमेंटम टूट सकता है दिल्ली में अगर केजरीवाल जीतते हैं। सो इट कुड बी अ सेटबैक फॉर मिस्टर मोदी। कहीं ना कहीं हरियाणा और महाराष्ट्र की जो एक खुमारी है वो उतर सकती है उनकी सत्ता की। रविंदर भाई ये बताइए कि चलिए भाई, जो हमारे तीनों एक्सपर्ट्स हैं और एक से एक बड़े एक्सपर्ट हैं भाई, महारथी हैं, इन तीनों का मानना है कि भाई लीड जो है वो केजरीवाल के पास है, जो आपने कहा था। अगर केजरीवाल चौथी बार दिल्ली जीत लेते हैं मोदी और अमित शाह से, तो क्या आपको लगता है कि एक बड़ा कद उभरने जा रहा है केजरीवाल का राष्ट्रीय फलक पर? क्योंकि हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो तीसरे ऐसे नेता हैं मोदी और राहुल गांधी के पास जिनके पास 2 स्टेट होंगे, दिल्ली और पंजाब। बाकी कोई नेता नहीं है किसी पार्टी का जिसके पास 2 स्टेट हो। तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल इज गोइंग टू बी स्ट्रांग, और मोदी और अमित शाह जो लखेड़ा साहब कह रहे हैं इनका मोमेंटम टूटेगा? जी बिल्कुल, ये बात तो ठीक है कि अगर केजरीवाल जीतते हैं तो देखिए उनकी ताकत तो बढ़ेगी। लेकिन केजरीवाल के लिए शॉर्टकमिंग्स जो है दीपक जी दूसरे स्टेट्स में, वो ये है कि उनके पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं जहां वो अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद जो चुनाव होंगे वो जिन स्टेट्स में होने वाले हैं, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब में उनका स्टेक है जो 1 साल के बाद चुनाव होगा, उसके अलावा उनका स्टेक्स कहीं नहीं है। केजरीवाल के जो लिमिटेशंस हैं वो गुजरात, गोवा और दिल्ली, पंजाब, इसके अलावा केजरीवाल को बहुत ज्यादा वजूद है नहीं। तो इसलिए हाँ, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जरूर उनका कद बढ़ेगा, और अपने कैडर के बीच में या पंजाब में भी उनका जो है दोबारा कमबैक करने के लिए उसमें कुछ हेल्प उनको मिल सकती है। हो सकता है आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव में भी। क्या हरियाणा में और उत्तराखंड में, ये 2 राज्य भी आप देखते हैं, उत्तराखंड और हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी के फुटप्रिंट्स हैं, वहां भी पार्टी बढ़ सकती है अगर केजरीवाल जीतते हैं दिल्ली चौथी बार? देखिए केजरीवाल जीते हैं, पंजाब में जीते थे, उसके ठीक 3-4 महीने के बाद हिमाचल में चुनाव था, लेकिन कोई खास असर पड़ा नहीं। उसी तरीके से दिल्ली का चुनाव होता है, फिर हरियाणा का चुनाव, हरियाणा उसके बगल में ही है, तो कोई ज्यादा असर उनका पड़ता नहीं है, क्योंकि वहां पर उन्होंने उस तरीके से लोकल लीडरशिप डेवलप करी नहीं। हरियाणा, वैसे वो तो हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन तो भी हरियाणा में कोई ज्यादा उनका अभी तक भी वजूद नहीं है, नेता नहीं है उनके पास, उस तरह का स्ट्रॉन्ग नहीं है। और दूसरा, जिस तरह की पॉलिटिक्स हरियाणा की है, अगर वो जाट की राजनीति करते हैं तो जाटों के लिए पहले वहां पर बहुत बड़े नेता हैं, अगर वो गैर जाट की पॉलिटिक्स करते हैं तो बीजेपी का तो पूरा प्लैंक ही वही है। इसलिए उनके लिए कोई स्पेसिफिक ऐसी पॉलिटिक्स करने के लिए जगह मिल नहीं रही है उनको कि जो हरियाणा में अपने फुटप्रिंट को बढ़ा सके। तो क्या आप ये मानते हैं रविंदर जी कि सीटें कम हो सकती हैं केजरीवाल की, लेकिन जीत केजरीवाल ही रहे, ऐसा लग रहा है आपको मैदान? ऐसा बिल्कुल लग रहा है सर, मुझे ऐसा बिल्कुल लग रहा है। और ये इस बात को होने की संभावना है कि केजरीवाल का वोट परसेंट तो घट रहा है, ये तो सब लोग मान रहे हैं, उनकी सीटें भी घटेंगी। बीजेपी का वोट परसेंट कहीं इंक्रीज हो रहा है ऐसा नहीं दिख रहा। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी उनके सेंध लगा रही है तो कांग्रेस पार्टी भी नुकसान करेगी, ज्यादा नुकसान केजरीवाल का कर रही है। लेकिन ये जो फर्जी वोटर वाली बात है ना, ये मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। अगर हम लोग महाराष्ट्र के इलेक्शन को और हरियाणा के इलेक्शन को, जो हम लोगों ने बहुत करीब से देखा, ये लास्ट बात बस बोल दूं मैं, तो हम लोग ये कहीं ना कहीं लेजिटिमाइज कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन की सारी गड़बड़ियों को भी हम लोग सही मान के चल रहे हैं, अगर हम लोग उस रिजल्ट को उसी दिशा में देख रहे हैं। दो आशंकाएं रविंदर शिरोन ने जाहिर करी है। रविंदर जी ने कहा है कि एक तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं कांग्रेस कुछ वोट में सेंध न लगाए आम आदमी पार्टी के, तो आम आदमी पार्टी को थोड़ा कांग्रेस से नुकसान हो सकता है अगर कांग्रेस ने बेटर किया। दूसरा, इन्होंने कहा कि जो दिल्ली में कुछ वोट बढ़े, जिसका इशारा जो है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार कर रहे हैं,
कि कुछ फर्जी वोट बढ़ाने की कोशिश हुई है इलेक्शन कमीशन के साथ, अगर ये जो कुछ लाख वोट बढ़े, इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इनका इम्पैक्ट क्या होगा? मतलब महाराष्ट्र और हरियाणा का जो फॉर्मूला था इलेक्शन कमीशन और वोट परसेंटेज, इस तरह की माल प्रैक्टिसेस, अगर ये गड़बड़ियां कामयाब हो गई दिल्ली में, तो थोड़ा सा डेंट लग सकता है। एक डेंट उनको आप कह सकते हैं इलेक्शन माल प्रैक्टिसेस से लग सकता है, दूसरा कांग्रेस अगर थोड़ा सा इंप्रूव करती तो लगेगा। लेकिन बावजूद इन दुश्वारियों के केजरीवाल की झाड़ू फिर से चलेगी, रास्ता उनका साफ होगा सत्ता के लिए। आखिरी सवाल और उसके बाद मैं लखेड़ा साहब से एक फाइनल एक ऑलराउंड करूंगा। सतीश भाई, अगर मान लीजिए अब हम एक तो सहमति हमारी बनी रही है कि केजरीवाल सरकार बना सकते हैं, अगर केजरीवाल सरकार बनाते हैं तो ये मैसेज मोदी और अमित शाह के लिए क्या है, नंबर एक? और नंबर दो, क्या आपको लगता है कि अगर केजरीवाल हरा सकते हैं, बार बार हरा सकते हैं मोदी शाह को, तो फिर कांग्रेस भी हरा सकती है हरियाणा में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जहां डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ? देखिए, अगर केजरीवाल जीतते हैं, अगर सरकार बनाते हैं, तो फिर हम केजरीवाल जो 2013-14 में थे, कुछ कुछ जो बदलाव हो गया वो अलग चीज है जी, उस अवतार में देखेंगे और ऑल इंडिया अवतार देखेंगे। ये मैटर नहीं करता कि कैडर है कहाँ नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि फिर केजरीवाल रुकने वाले नहीं हैं बिल्कुल, अगर जीत मुझे गए नहीं चौथी लगता बार? कि रुकेंगे। हाँ, मुझे नहीं लगता कि रुकने वाले हैं। दूसरी बात, जहां तक दिल्ली की बात है उसमें भी टिप्पणी करना जरूरी है। देखिए, यहाँ पर एक मिडिल क्लास जो है, अर्बन एडुकेटेड मिडिल क्लास, वो थोड़ा इससे नाराज है, ऐसा हम महसूस कर पाए, है ना? तो अगर कुछ वोट की शिफ्टिंग हुई तो कांग्रेस क्या है, आपने क्या देखा 2013 में जो वर्स्ट केस सिनेरियो, मानता हूं मैं कि केजरीवाल आगे होंगे, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि एक हंग जैसी स्थिति आए और फिर जो है आप और कांग्रेस को मिलकर सरकार बनाए, भले एक दूसरे को जम के गाली देते थे 2013 तक, ये एक बात हो सकती है। लेकिन हम क्या है कि हम क्यों जम दिगन करें? हम ऐसा मानते हैं कि आप लोगों के चर्चा में एक चीज मुझे सुनाई पड़ी कि मोदी का ग्राफ बहुत घट गया है। घटा था, मैं मानता हूं घटा था लोकसभा चुनाव तक, लेकिन क्या है ना कि अगर मोदी का ग्राफ घटा है तो फिर बीच में बढ़ा भी तो है, नंबर एक। चाहे जिस, अब उस पर हम ना जाए कि क्या फर्जी हो गया, दर्जी हो गया, वो छोड़ दीजिए। बढ़ा भी है और नहीं भी बढ़ा है तो मोदी का ग्राफ घटा हो तो घटा हो, हिंदुत्व का ग्राफ हमको नहीं लगता है। ये मैं आपको हिंदुत्व का बड़ी खेल, ऑनेस्ट बटेंगे तो कटेंगे चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है, क्योंकि लोगों को बेरोजगारी, महंगाई, उसके बाद जो है ना, वो सीधे वो देखते हैं जी हिंदू। मैं तो यही महसूस करता हूं, मैं तो देख रहा हूं, मैं बता रहा हूं। ये नहीं है कि कोई मैं बाहर से बोल रहा हूं। ठीक है, अब यूपी का कहेंगे कि वहां तो हार गए थे, क्या कहते हैं, लोकसभा चुनाव में जी, वो हारे थे, और हारने के पीछे तो कई और वजह बताई गई ना, कुछ कई तरह के भीतरघात बताए गए, कई तरह का माहौल बताया गया। आप आपका ये क्या मानना है कि बताइए कि मोदी क्या, का, एक अगर सवाल दिल्ली पूछता हूं। हारने पे, सतीश भाई समय कम है, क्या दिल्ली अगर मोदी हारते हैं तो क्या हरियाणा और महाराष्ट्र में जो उन्होंने अपना एक माहौल बनाया था, मोमेंटम, वो मोमेंटम नहीं टूटेगा? नहीं, मैं बहुत ज्यादा नहीं मानता, मैं दिल्ली को एक्सेप्शनल जगह मानता हूं। उस लिहाज से मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होने वाला, मुझे नहीं लगता। दिल्ली को मैं उतना इंपॉर्टेंस इस लिहाज से नहीं देता हूं। ऐसा है वो कि देखिए, वो हरियाणा एक बहुत राजनीति वाला केंद्र है, महाराष्ट्र तो समझिए कि महाचुनाव था, ये देखा जाए उस बड़ा लिहाज चुनाव से था। हमको दिल्ली का हार उतना हमको बहुत मैं चलिए, इंपॉर्टेंस बीजेपी के लिए नहीं देता हूं। नहीं तो हार ही रहे नहीं 15 नहीं साल से, नहीं, 15 चलिए। साल, 98 में से हार ही रहे, 98 से ओके हार ओके। रहे। सतीश के सिंह कह रहे हैं कि भाई अगर एक और चुनाव हार जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, छोटा स्टेट है, लगातार अमित शाह और मोदी हार रहे हैं, तो हो सकता है ये एक दस्तूर बन जाए, और ये जब दस्तूर बनता है तो लोग बहुत ज्यादा ख्याल नहीं करते। लखेड़ा साहब, एक फाइनल चीज जो जहां जी पर ये चुनाव कहीं ना कहीं अटका हुआ है, और जी जितने भी सेफोलॉजिस्ट हैं, चुनावी पंडित हैं, इसी की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा आपसे ही पूछ लूं, समय क्योंकि कम है तो मैं स्ट्रेट जवाब चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि जो दलित है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ समय से दलित वोट, अंबेडकर वोट राहुल गांधी की तरफ आकर्षित हुआ है, इसको हमें स्वीकार जी करना जी पड़ेगा। तो ये जो दलित वोट है और मुस्लिम, क्योंकि अमित शाह के खिलाफ, मोहन भागवत के खिलाफ
मोदी के खिलाफ अगर कोई एक नेता है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में तो राहुल गांधी हैं, जो खुलकर बोलते, वरना किसी नेता की हैसियत नहीं है आज की तारीख में कि वो मोदी अमित शाह के बारे में डायरेक्ट कमेंट कर दें। शरद पवार ने थोड़ी कोशिश की थी अमित शाह को, तो आपको पता है क्या हाल हुआ। ममता बनर्जी हूं, अखिलेश यादव हूं, प्रोफेसर राम गोपाल हो, लालू यादव भी आजकल खामोश रहते हैं। कोई नेता नहीं है जो मोदी के बारे में, शाह के बारे में एक स्ट्रेट बैट से सीधे एक शॉट लगा सके उनके अगेंस्ट, सिर्फ राहुल गांधी। तो मुसलमान जो है, मुस्लिम वोटों को लगता है कि नहीं, मर्द है तो यही है उनके साथ खड़ा। क्या मुस्लिम वोट और दलित वोट, क्या ये 100% केजरीवाल के साथ जाएगा, या आपको पहली बार स्प्लिट होते हुए दिख रहा है? देखिए, जो दलित वोट है और मुस्लिम वोट है, उसको जो भारतीयकरण, भारत राजनीति का जो भारतीयकरण है, उससे वो अलग हट करके नहीं देखना चाहिए उसको। देखिए, वो राहुल गांधी जब अंबेडकर के मुद्दे पर ताली पीटता है और जो घर जाके देखता है कि कांग्रेस के तो फाइट ही भी नहीं है कहीं, वो राहुल गांधी को पसंद करता है। लेकिन राहुल गांधी की पार्टी जब भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले 12%, 14% वोट पर सीमित हो रही है, तो वो अपना वोट खराब क्यों करेगा? एक बड़ी बात कही इन्होंने। लखेड़ा साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और चुनावी आकलन बहुत सटीक इनके होते हैं। इनका कहना है कि भाई चाहे कुछ कह लीजिए, राहुल गांधी आज भी मुस्लिम्स की चॉइस नंबर 1 है। दलितों के का एक बहुत गजब का आकर्षण उनकी तरफ है। जब से उन्होंने कास्ट सेंसस की बात करी, अंबेडकर को लेकर लड़े, यहां तक कि मुकदमा हो गया उनके खिलाफ पार्लियामेंट में, जिस तरह से उन्होंने सीधे सीधे अमित शाह को घेरने की कोशिश की थी। राहुल गांधी कुड बी द चॉइस नंबर 1 फॉर दलित्स एंड मुस्लिम वोट्स। मुस्लिम और दलितों के चॉइस नंबर 1 है, लेकिन जब चुनाव की बात आती है, वोटिंग की बात आती है, तो मुस्लिम्स को लगता है, दलित को लगता है कि राहुल गांधी के नीचे का जो बेस है कमजोर है, उम्मीदवार कमजोर है, बूथ मैनेजमेंट नहीं है, वोट वेस्ट हो जाएगा। इसलिए इशारा यह है लखेड़ा साहब का कि दिल्ली में वोट स्प्लिट नहीं होगा, भले ही 18-19% डिसाइसिव वोट हो। वो फिर पिछले 48 घंटे में, लास्ट 48 आवर्स में, वो केजरीवाल की तरफ शिफ्ट हो सकता है मुसलमान, और दलित शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि उनको लगता है कि केजरीवाल ही हराने में सक्षम है, उन्होंने ये पोटेंशियल है। तो कुल मिलाकर जो बहस का जो निचोड़ है वो यही निकल रहा है कि इट्स एडवांटेज केजरीवाल। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि कोई भी ओपिनियन पोल नहीं है, किसी तरह का कोई एनालिसिस नहीं है, गोदी मीडिया खामोश है, अखबार खामोश है। तो मुझे लगा कि एक तस्वीर सामने रखनी चाहिए कि भाई दिल्ली के मैदान में हो क्या रहा है। और हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बाय हुक और बाय क्रुक थोड़ी बहुत डेंट जरूर लगी हो केजरीवाल को, लेकिन आज भी उनका विकल्प नहीं है दिल्ली में, और वो इस वक्त चुनाव में आगे हैं। 5 तारीख को मिलेंगे दोस्तों, और फिर 8 तारीख को मिलेंगे। हमारे सारे मेहमान साथ में रहेंगे। सतीश भाई, एक बोल्ड और ब्रेजन एनालिसिस आपकी, जबरदस्त। और लखेड़ा साहब, आपने भी खुलकर बोल दिया कि भाई चॉइस नंबर 1 राहुल गांधी, हीरो तो हैं लेकिन नीचे बेस 0 है। और रविंदर साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई चाहे कुछ कह लीजिए, आगे तो केजरीवाल है, आगे तो केजरीवाल इस चुनाव में चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, मिस्टर लखेड़ा, मिस्टर सतीश के सिंह एंड मिस्टर रविंदर श्योरन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।